नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इनके राइटर केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो केदारनाथ जी अग्रवाल की ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर। तो बच्चों, चंद्रग्रहण से लौटती बेर जो कविता है वह प्रकृति से रिलेटेड है। मतलब कवि को प्रकृति से बहुत ही प्रेम है। प्रकृति के एक एक चीज़ से वो बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए इस कविता को लिखे हैं। चंद्रग्रहण गांव से कवि एक दिन लौट रहे थे और लौट के वहाँ एक मेर पर बैठे थे। खेत का जो मेर होता है वहाँ बैठ गए थे और वहाँ जो दृश्य देखे हैं उसको इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किए हैं। कवि कह रहे हैं, देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेर पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कह रहे हैं कि चंद्रग्रहण गांव देख करके मैं आ गया हूँ और इस दृश्य को मैं बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया हूँ और मेर पर इस खेत की बैठा अकेला। खेत जो होता है बच्चों, खास करके जो विलेज एरिया के बच्चे हैं उनको मालूम होगा, जो खेत होता है उसमें मेर बीच बीच में बॉर्डर के जैसे लाइन बना होता है। क्योंकि सबका खेत अलग अलग होता है, तो किसी का खेत मतलब इस पूरब तरफ, किसी का पश्चिम, किसी का उसके बगल अगल रहता है, तो बीच बीच में जो है मेर बना दिया जाता है ताकि पता चले कि यह जो है मतलब ये खेत उसका है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। तो इस तरह से, और उस पर बैठकर लोग खाना भी खाते हैं। मेर पर बैठ कर के लोग पानी भी मतलब एक खेत में डालते रहते हैं। पानी डालना पड़ता है ना खेत में, और वहाँ पर जो है नाश्ता खाना घर से लेकर आते हैं, तो जो किसान होते हैं वहाँ बैठकर खाना भी खाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि चंद्रग्रहण गांव से मैं लौट करके आ गया हूँ और अब मैं दृश्य देख रहा हूँ, अकेला ही मैं बैठा हूँ इस खेत की मेर पर। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो कवि जो है इस कविता में जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं उसका मानवीकरण किए हैं। मतलब मानवीकरण का ये अर्थ होता है कि जो जैसे हम लोग हैं, मानव हैं, आदमी हैं, तो आदमी के जैसे पेड़ पौधे को भी व्यक्त किए हैं इसमें। जैसे कि कह रहे हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। तो वहाँ एक चना का पौधा है हरा रंग का, और मतलब ठिगना ठिगना कहा जाता है कि छोटा सा नाटा कद का पौधा वहाँ है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, और वो जो है चना का जो पौधा है उस पे गुलाबी रंग का फूल आ गया है। तो फूल को क्या बना रहे हैं कवि कि मुरेठा के जैसे, जैसे मुरेठा बोलते हैं, जैसे कि पंजाबी लोग होते हैं पगड़ी बांधते हैं, या शादी में जो दूल्हा लोग पगड़ी बांधते हैं उसी को मुरेठा कहा गया है। तो वो कवि कह रहे हैं कि वहाँ जब मैं बैठा था तो देखा कि एक बीते का जो है नाटा सा चना का पौधा जो है गुलाबी रंग का पगड़ी बांधा हुआ था और सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वहाँ तो जो है चना का पौधा गुलाबी मुरेठा बांध कर खड़ा ही है, और वहीं पर जो है अलसी बोलते हैं तीसी को, जिसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं, तो वहाँ पर ही चना के साथ साथ अलसी भी उगी हुई है। उसके पास ही, मतलब चना के पौधे के पास पतली सी मतलब हठपूर्वक कोई नहीं किसी के पास खड़ा हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि अलसी का पौधा लग रहा है कि हठपूर्वक वहाँ पे उग गई है। कहाँ? जहाँ पे चना का प्लांट उगा हुआ है। और वह कैसी देखने में है? देह की पतली है और कमर की लचीली है। मतलब बहुत ही पतली है और उसका कमर जो है एकदम लचीली है।
मतलब लचीली उसको कहते हैं, जैसे हवा के झोंके में ही झुक जाती है फिर खड़ी हो जाती है, सुंदर सी दिखती है। और नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर, और वह जो है तीसी अलसी, उसके सिर पर कैसा फूल है? नीला फूल है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। चना का जो फूल है वो गुलाबी था, और अलसी का जो फूल है वो कैसा है? नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। कह रही है जो छुए या, वो क्या कह रही है? अलसी कह रही है कि जो मुझे छुएगा, दो हृदय का दान उसको, मतलब मैं उस पर न्यौछावर हो जाऊंगी, मैं उसको बहुत प्यार करूंगी। और सरसों की न पूछो, तो मतलब यहाँ अलसी की बात तो हो गई, पहला था चना, दूसरा अलसी, अब क्या है? अब यहाँ सरसों का देखिए मानवीकरण कर रहे हैं कविता कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। अब कह रहे हैं कि वहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सरसों का तो बात ही मत पूछो। सरसों जो है, सरसों इतना सुंदर दिख रहा है, पीला पीला उसमें फूल लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुल्हन शादी के समय होता है ना, हल्दी का रस्म होता है, हल्दी लगाया जाता है, हाथ पीले किए जाते हैं, तो उस तरह से लग रहा है कि सरसों तो पूरा हाथ पीला कर ली है, मतलब चारों तरफ पीले पीले फूल खिल गए हैं। और ऐसा ऐसा दृश्य लग रहा है कि जैसे कि कोई दुल्हन सज करके जब आती है और शादी के टाइम में जो मंडप में शादी होती है और देखने में सुंदर लगती है, उसी तरह जो है सरसों लग रहा है कि ब्याह मंडप में पधार चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। तो कह रहे हैं कि फागुन का महीना है। फागुन का महीना बोला जाता है बच्चों जो होली का समय होता है, मार्च सब में। तो मार्च का समय में जैसे होली होता है, तो कभी कह रहे हैं कि फाग गाता, फागुन के समय में, होली के समय में लोग होली वाला गीत गाता है। फाग वाला गीत मतलब होली वाला गीत गाया जा रहा है। तो कभी मतलब बैठ करके यह सब दृश्य देख रहे हैं कि इतना सुंदर लग रहा है कि लग रहा है कि फागुन के महीना में, होली के महीना में जैसे कि फाग गाता हुआ सा दिख रहा है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। और कवि प्रकृति को देखकर भाव विभोर हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर दृश्य लग रहा है कि लग रहा है जैसे स्वयंवर होता है। स्वयंवर कहा जाता है बच्चों कि जो अपने आप मतलब लड़कियां जो है अपना वर ढूंढती है और स्वयंवर हो जाता है, मतलब शादी करती है मनपसंद लड़का से, और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और प्रकृति में हवा जो बह रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति मतलब आंचल, जैसे कि कोई दुल्हन का आंचल जैसे हिलता है, साड़ी का पल्लू जो बांध कर चलती हैं, तो उसी तरह लग रहा है प्रकृति अपना आंचल हिला रही है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि कह रहे हैं इस विजन में, मतलब विजन एकांत को कहा जाता है, निर्जन, जहाँ पर कोई आता जाता ज़्यादा नहीं हो, एकांत स्थान। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो मैं एकांत स्थान में बैठा हुआ हूँ, वह एकांत स्थान इतना सुंदर लग रहा है कि दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ है। व्यापारिक जो नगर होता है बच्चों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जो टाउन सब होता है, जहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री सब होता है, मशीन सब होता है वहाँ पर, और बहुत सारे कारखाने होते हैं, बहुत चहल पहल होता है, बहुत बड़ा मार्केट होता है, उसमें जो लोग चलते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि उस नगर से मुझे तो सबसे अच्छा दृश्य यहाँ का लग रहा है, जो मैं खेत में बैठकर यह सब देख रहा हूँ। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ तो लग रहा है प्रेम ही प्रेम, मतलब भरा हुआ है, प्रेम लग रहा है, उपज रहा है। मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है कवि को, क्योंकि कवि जो हैं प्रकृति को बहुत ही अधिक प्यार करते हैं, प्रकृति प्रेमी कवि हैं।
तो प्रकृति से इन्हें इतना प्यार है कि एक एक चीज़ का बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें व्यक्त किया गया है। अब आगे देखिए बच्चों, और पैरों के तले से एक पोखर उठ रही है, इसमें लहरियाँ नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियाँ। अब कवि कह रहे हैं कि और पैरों के तले एक पोखर है, जहाँ पर कवि बैठे हुए हैं मेर पर, खेत के मेर पर, वहीं पास में एक पोखर है। पोखर किसको कहा जाता है बच्चों? एक छोटा सा तालाब होता है। तो वहाँ कवि तालाब की तरफ भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें लहरियाँ आ रही है, मतलब लहरें उसमें तालाब में उठ रही है, और नील तल में तो उगी है घास भूरी। और तालाब में क्या होता है बच्चों? इतना तालाब स्वच्छ है जिसमें भूरी भूरी घास उगी हुई है, और वह भी ले रही है वह भी लहरियाँ। और उसमें जो तालाब में जो लहरें चल रही है, हवा चल रही, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, और तालाब में लहरें उठ रही है। उसमें तालाब के नीचे तले में जो भूरी भूरी घास है वो भी लहरा रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता। और कह रहे हैं कवि कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता। तो क्या है बच्चों? वहाँ पर सूरज का रोशनी जो पड़ रहा है पानी पर, तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन के वजह से लग रहा है कि उस पोखर में, उस तालाब में एक गोल खंभा खड़ा है। पानी में ऐसा दृश्य चमक रहा है, और आँख को मतलब चमका रहा है, आँख मतलब चौंधिया रहा है, होता है ना बहुत तेज, मतलब उसमें रोशनी आ रही है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो कवि देख रहे हैं कि पोखर जो है तालाब, उसके किनारे किनारे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। पत्थर बच्चों इसलिए रखा जाता है तालाब के किनारे, क्योंकि अगर तब पत्थर नहीं रखा जाएगा तो और ज़्यादा तालाब जो है गहरा आगे तक चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए पत्थर, वहाँ पर बहुत सारा पत्थर रख दिया जाता है। तो वहाँ पर कभी देख रहे हैं कि बहुत सारे पत्थर वहाँ रखे हुए हैं, पी रहे चुपचाप पानी। और ऐसा लग रहा है कि सारे पत्थर जो हैं तालाब से पानी पी रहे हैं। पता नहीं उसकी प्यास कब तक बुझेगी और यह पत्थर कब तक पानी पीता रहेगा। आगे है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोंच में नीचे गले में डालता है। तो वहाँ कवि देख रहे हैं बच्चों कि चुपचाप एक बगुला जो है उस तालाब के पास, बगुला जो है क्रेन को बोलते हैं, एक पक्षी होती है बगुला जो कि मछली खाती है, और चुपचाप ध्यान मग्न वो खड़ा रहता है। और जैसे ही पानी में देखिएगा मछली निकलती है, चट से वो निगल लेता है, चोंच में डाल लेता है। तो चुपचाप खड़ा बगुला वहाँ पर एक खड़ा है, अपना टांग जल में, टांग बोलते हैं पैर को, पैर में रख करके बगुला जो है वह चुपचाप वहाँ खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन का मतलब होता है बच्चों मछली। तो मछली जो है पानी में चंचल होती है ना, इधर से उधर, उधर से उधर जाती रहती है। तो ध्यान मग्न में ऐसा लगता है कि बगुला ध्यान मग्न होकर के बैठा हुआ है, लेकिन वो ध्यान मग्न वो किसके लिए रहता है? मछली के लिए रहता है। तो जैसे ही देखता है कि इधर से उधर मछली चलते हुए दिखाई देती है, तो उसका जो ध्यान निद्रा है वो त्याग देता है, और चट दबा कर चोंच में नीचे गले में डालता है। और क्या करता है? वो फटाफट से मछली को चोंच में डालकर निगल डालता है। तो कभी यह सब दृश्य सब देख रहे हैं खेत की मेर के पास बैठकर। अब देखिए आगे है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक काले माथ वाली वहाँ पर चिड़िया आती है
जिसका सर माथ बोलता है, माथे को मतलब सर को। तो वहाँ जब कभी बैठे हुए हैं तो कभी देख रहे हैं कि एक काले माथ वाली चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और श्वेत पंखों के, उसका जो पंख है वो सफ़ेद रंग का है और झपाटे मारती है। झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, और वो पानी पर जो है वो टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली, एक उजली चटुल मछली चोंच पीले में दबाकर। और वो जो काले सर वाली चिड़िया है वो क्या करती है, एक उजली मछली जो होती है उसको अपने पीले चोंच में दबाकर दूर उड़ जाती है गगन में। मतलब वो जो है काफ़ी दूर उड़ जाती है गगन में, मतलब आकाश में उड़ जाती है। तो बच्चों यही था कविता। इनके राइटर केदारनाथ जी अग्रवाल हैं। तो आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ यही लिखना है कि जो कभी जो है प्रकृति का वर्णन, मतलब प्रकृति में जो सब हो रहा है, जैसे चना का प्लांट, अलसी का प्लांट, और जो है वहाँ पर मछली आ जाती है, किस तरह से वो बगुला जो है मछली निगल लेता है। तो ये सब देख करके कभी भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है उनको ये सब देखने में। प्रकृति प्रेमी उसको कहा जाता है बच्चों जो प्रकृति में जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आकाश, धरती, गगन, पर्वत और नदी, ये सबको प्रकृति कहा जाता है। तो प्रकृति के चीज़ से, जो फूल से, पौधे से, ये सब से जो प्रेम करते हैं उसी को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। बहुत लोग पैसे के भी प्रेमी होते हैं, जो केवल पैसे से ही प्यार करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसे प्रेमी। तो ये जो है प्रकृति प्रेमी है, आप याद रखिएगा। और इसका क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल पर आपको सब मिल जाएगा बच्चों। बहुत ही अच्छा से मैं वीडियो बनाई हूँ, इसका भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मतलब एक ही चैनल पर जो व्यू ज़्यादा देखते हैं उसी को केवल देखते हैं। कभी कभी मेरे चैनल को भी देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छा से मैं पढ़ाई हूँ। तो उसमें आपको सब देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर, कविता, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। तो मेरे चैनल को आप देवजी नागरिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है कोई भी कहानी कविता में, तो मुझे आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, मैं आपको जो है मतलब सब सॉल्व कर दूँगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।